ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। बच्चे, अभी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अभी हम नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं और आज से हम इसकी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज द फोरियर सीरीज। तो हम नेटवर्क में अभी तक दो यूनिट पढ़ चुके हैं। पहली यूनिट जो है बेसिक है, ठीक है, और दूसरी यूनिट भी मैं बेसिक ही बोलता हूं, केसीएल, केबीएल, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेट्रा, है ना। सो दो यूनिट जो आप अभी तक पढ़ चुके हो वो इंपॉर्टेंट हैं। अब जो ये थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, पहले मैं थर्ड यूनिट लिखता हूं फिर अपन आगे बात करते हैं। यूनिट 3, इसके अंदर पहला टॉपिक जो है दैट इज द फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के अंदर हम क्या देखेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे ऑल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के सभी फॉर्म देखेंगे, जिसमें कि आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, आप देखोगे एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, और दूसरा जो आप इसमें पढ़ोगे दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आप बोलो कि सर ये तो बहुत छोटा सा यूनिट है, केवल दो ही टॉपिक हैं इसमें। बच्चे, ये यूनिट अगर आप देखें, एक सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है? सिग्नल एंड सिस्टम। उस सिग्नल एंड सिस्टम में टोटल 6 यूनिट होती हैं, उनमें से 2 यूनिट आपके सामने हैं। सिग्नल एंड सिस्टम में 6 यूनिट का सब्जेक्ट है, टोटल 6 यूनिट होती है उसमें उसमें से 2 यूनिट ए हैं। तो आपको ये छोटा लग रहा है, पर फोरियर सीरीज इतना लिख दिया टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। फोरियर सीरीज के टाइप क्या है, फिर इसके अंदर इसमें सिमेट्री होती है, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री। फोरियर सीरीज में बहुत सारी चीजें हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो फोरियर सीरीज अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। मैं इसे कोशिश करूंगा आपके लिए कम से कम बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करूं। फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और स्पेशली मैं आपको बोलूं, ये आपके सामने जो यूनिट है, ये नेटवर्क में भले ही है, बट स्पेशली दिस यूनिट बिलोंग्स टू, अगर आप देखोगे, आप इसको मैथमेटिक्स में देखते हो, और दिस यूनिट बिलोंग्स टू द सिग्नल एंड सिस्टम। मैं इसको नेटवर्क में कम मानता हूं, ध्यान से समझे। पद दिया हुआ है तो पढ़ना है। मैंने क्या बोला कि ये पर्टिकुलर यूनिट, अगर हम बात करें, सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट है, उससे ज्यादा बिलोंग करती है। एक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, उसमें आप उसको ज्यादा देखोगे, है ना। मैथमेटिक्स में आप फोरियर सीरीज देखोगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिक्स में आपको कम देखने को मिलेगा। फोरियर सीरीज आप मैथ में जरूर पढ़ोगे, ठीक है। नेटवर्क में ये मैं यूनिट को कम मानता हूं, बट अगर हमको दिया है तो पढ़ना है। चले तो स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज से। हेडिंग डालता हूं मैं, फोरियर सीरीज। चले तो पहले बात करते हैं फोरियर सीरीज क्या है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें हम क्या करते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिर एक एक करके हर एक टाइप को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज दिया किसने? चाहे फोरियर सीरीज की बात करें, चाहे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, दोनों ही हमको दिए हैं जोसेफ फोरियर, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं। सो फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट जोसेफ फोरियर। ठीक है, तो मैं लिख दूं, ध्यान से सुने। तो फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन वाई, किसने दिया? फ्रेंच
फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट जोसेफ फोरियर। तो ये तो बात हो गई कि भाई किसने बनाया है। ठीक है, अब फोरियर सीरीज में करना क्या है, ध्यान से सुने। फोरियर सीरीज स्पेशली पीरियोडिक सिग्नल पर लगता है। ध्यान से सुनते चलें, पूरी बातें सुने, मैं एक एक करके सब लिखा दूंगा, बस आपको भी सुनने की जरूरत है, पहले आपको फोरियर सीरीज समझने की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला कि फोरियर सीरीज किस पर एप्लीकेबल होता है, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म अब आप भूल जाओ, फोरियर ट्रांसफॉर्म का जब टॉपिक आएगा तब मैं उसे समझाऊंगा, अब मैं पूरी बात फोरियर सीरीज पर करने वाला हूं। तो क्या बोला मैंने, फोरियर सीरीज इज यूज फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल, ये केवल पीरियोडिक सिग्नल पर अप्लाई होता है, अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो फोरियर सीरीज उस पर अप्लाई नहीं होगा। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन, है ना। अभी आपको नेसेसरी कंडीशन भी बताएंगे। आपकी पहली कंडीशन क्या है कि सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए, अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो उसका फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते। ठीक है सर, समझ गए कि सिग्नल पीरियोडिक है। तो अब ये होता क्या है सर, आपकी बात तो समझ में आ गई कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम काम करते हैं। देखें, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, अगर मैंने इसको आपको एक पीरियोडिक सिग्नल लिखा, ध्यान से सुने बच्चे, एक पीरियोडिक सिग्नल है, पहले ये बात समझ में आती है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल ऐसा सिग्नल जो एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करे, डेट इज कॉल्ड द पीरियोडिक सिग्नल। मैं बता चुका हूं, सिग्नल जो कि अपने आप को एक पीरियड के बाद रिपीट करे। हां, मैं क्या बोल रहा था कि जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि आप ये सिग्नल देखें, आप ये सिग्नल देखें, ठीक है, एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। तो आपको क्या बोला, डॉट 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 डॉट, आगे भी है, ये आगे भी है। तो मैंने क्या बोला कि आपको जब पीरियोडिक सिग्नल को एनालिसिस करना है, कोई भी एक पीरियोडिक सिग्नल है उसको आप एनालिसिस करना चाहते हो, तो आपको फोरियर सीरीज का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फोरियर सीरीज का यूज करके आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो अगला पॉइंट क्या लिखूं मैं कि फोरियर सीरीज इज एप्लीकेबल फॉर एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, बोलो सही लिख रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। तो हेडिंग ए मैं आपको लिख देता हूं, जिसको पता नहीं है, ये पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल, जिसको नहीं पता उसके लिए लिख देता हूं, सिग्नल विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ पीरियड, एक पीरियड के बाद जो रिपीट करता है, आफ्टर अ पीरियड कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। आप इसको पीरियोडिक सिग्नल बोलते हो। हां, अब मैंने क्या बोला कि फोरियर सीरीज इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। अब मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, एक एक करके मैं पॉइंट लिख रहा हूं और समझाता जा रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को एनालिसिस करना हो तो आप उसको फोरियर सीरीज से कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी समझते हैं, वन बाय वन सुनते चलें, समझते चलें। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना समझ में आना चाहिए, मैं सब समझाऊंगा। और मेरा यकीन मानिए, जैसे आपको अभी तक 2 यूनिट समझ में आई हैं, अभी तक मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया है, वैसे ही ये यूनिट भी समझ में आई और उससे बेहतर समझ में आएगी। सिग्नल सिस्टम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिस तरह नेटवर्क है, जिस तरह मैं नेटवर्क पढ़ाता हूं सिग्नल वैसे ही पढ़ाता हूं, इसलिए सिग्नल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये स्पेशली ये टॉपिक मैं आपको पहले बोल चुका हूं, इस सिग्नल का टॉपिक है, सिग्नल एंड सिस्टम का टॉपिक है, क्योंकि पूरी बात सिग्नल से ही होगी। आप देखोगे मैं हर जगह सिग्नल की ही बात करूंगा। ठीक है, ये नेटवर्क में डाल दिया तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज को शॉर्ट में एफएस लिख देता हूं। ठीक है, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म को शॉर्ट में एफटी लिखूंगा, बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो फोरियर सीरीज इज
यूज फॉर एनालिसिस ऑफ, फोरियर सीरीज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। और एक और बात, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक काम करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन है, पीरियोडिक सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या होता है? अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो देयर आर टू डोमेन। टाइम डोमेन जब आप टाइम में पूरी बात करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन जब आप फ्रीक्वेंसी में बात करें। क्या मेरी बात समझ में आई? तो फोरियर सीरीज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फोरियर सीरीज में बात होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन की। समझ में आ रहा है? जब आप टाइम डोमेन में हैं, मतलब आप टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां जो सिग्नल बनेगा टाइम के रिस्पेक्ट और मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में बनेगा। जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में हैं, यहां जो सिग्नल बनेगा फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में बनेगा। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये जरूरत क्यों पड़ती है, मैं टाइम डोमेन पढ़ने की अलग, फ्रीक्वेंसी डोमेन पढ़ने की अलग? ये अलग बात है ना? अभी आपको छोटे में समझा दूंगा। टाइम रिलेटेड जो पैरामीटर हैं, टाइम रिलेटेड पैरामीटर, राइज टाइम, डिले टाइम, पीक ओवरशूट, ये बहुत सारे जो पैरामीटर हैं, ये आपका कैलकुलेशन करने टाइम में पड़ेगा, इनको कैलकुलेट टाइम में करना पड़ेगा। तो आपको ये पैरामीटर कुछ अलग इंफॉर्मेशन देते हैं टाइम से रिलेटेड, और कुछ पैरामीटर जो होते हैं लाइक आपकी बैंडविड्थ हुई है ना, आपको जो भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड पैरामीटर हुए उनकी कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी में होगी। तो कुल मिला के अलग अलग पैरामीटर का कैलकुलेशन करना है। टाइम रिलेटेड पैरामीटर का करना है तो टाइम डोमेन में आना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड पैरामीटर लाइक बैंडविड्थ, तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में आना पड़ेगा। दोनों ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ये बोल सकता है कि सर हम टाइम वाले पैरामीटर को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, नहीं हो सकता है। अगर किसी सिग्नल को एनालिसिस करना है तो आपको टाइम में भी एनालिसिस करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में भी करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर और बड़ा डिटेल में बात होती है, वो हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक टाइम डोमेन के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए। तो सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट ये आपको समझ में आ गया कि पीरियोडिक सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। अब अगला पॉइंट है, why using Fourier series periodic signal is expand in term of their harmonics। देखें, ध्यान से समझें, अब इंपॉर्टेंट बात है। why using Fourier series, why using Fourier series periodic signal is एक्सपांड, पीरियोडिक सिग्नल जो एक्सपांड होता है इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक, देयर हार्मोनिक्स विच आर ऑर्थोगोनल और which are orthogonal to one another। ये क्या लिख दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया। क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। एक बार फिर से पढ़ें। फोरियर सीरीज, वाई यूजिंग फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल इज एक्सपांड इन टर्म ऑफ देयर हार्मोनिक्स विच आर ऑर्थोगोनल टू वन अनदर and sinusoidal, which are orthogonal to one another and sinusoidal चले, अब मैं आपको इसमें समझाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब आपको पहले समझना है कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं। हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ध्यान से समझें। हाँ, मैंने क्या बोला?
अब आपको समझना है कि यहां मैंने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ें। फोरियर सीरीज का यूज करके आप पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपांड करते हो। हां सर, यहां तक तो समझ में आ गया। इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में? देयर हार्मोनिक्स, उनके हार्मोनिक्स के टर्म में एक्सपांड करते हो। जो हार्मोनिक्स जो होते हैं वो ये ऑर्थोगोनल होते हैं और साइनोसोडल होते हैं। सर समझ में नहीं आ रही बात। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, जो पहली लाइन लिखी है मेरे हिसाब से वो लाइन समझ में आ गई होगी कि फोरियर सीरीज का यूज करके पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपांड करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपांशन जो होता है वो हार्मोनिक्स के टर्म में होता है, और हार्मोनिक्स जो होते हैं वो साइनोसोडल और ऑर्थोगोनल होते हैं। अब आपको तीन चीजें समझनी है, हार्मोनिक्स क्या होता है, साइनोसोडल क्या है, और ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है। अब मैं वन बाय वन करके आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक्स? कोई एक सिग्नल है xt, एक पीरियोडिक सिग्नल है, xt इज द पीरियोडिक सिग्नल। देखो कॉस ओमेगा जीरो टी है ना, कॉस ओमेगा जीरो टी। अब ध्यान से सुनते चलें, कॉस ओमेगा जीरो टी, कॉस 2 ओमेगा जीरो टी, कॉस 3 ओमेगा जीरो टी, कॉस 4 ओमेगा जीरो टी प्लस डॉट 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 डॉट। ये क्या लिख दिया सर, समझ में नहीं आया। आपको जो भी पीरियोडिक सिग्नल है उसको इसी तरह से एक्सपांड करना है यूजिंग फोरियर सीरीज। समझ में आया? फोरियर सीरीज यूज, बाय यूजिंग ऑफ फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल इज एक्सपांड, पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपांड करते हैं इन टर्म ऑफ देयर हार्मोनिक्स, उनके हार्मोनिक्स के टर्म में एक्सपांड करते हैं। अब आपको बताना जा रहा हूं कि हार्मोनिक का मतलब क्या होता है। देखें, एक सिग्नल मैंने लिख दिया एक्सपांड करके। अब यहां पर हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें तो जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है यहां ओमेगा जीरो लिखा हुआ है, जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है यहां 2 ओमेगा जीरो लिखा है, थर्ड टर्म में 3 ओमेगा जीरो लिखा है, फोर्थ टर्म में 4 ओमेगा जीरो है, फिफ्थ में 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे ऐसे टर्म आते जाएंगे। सर इससे क्या मतलब हुआ? ओमेगा जीरो, ओमेगा जीरो इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलोगे आप ये फंडामेंटल हार्मोनिक है, फंडामेंटल हार्मोनिक है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक, आप इसको क्या बोलोगे? दिस इज द ओमेगा जीरो के रिस्पेक्ट में दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको आप बोलते हो फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हो, इसको आप फंडामेंटल हार्मोनिक भी बोलते हो। आप एक्चुअली में, ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा जीरो इज अवर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। ओमेगा जीरो हमारे सिग्नल की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, पर जब कभी हमारा सिग्नल नॉन लीनियरिटी से पास होता है तो आपको हार्मोनिक देखने को मिलते हैं। या हम करें फोरियर सीरीज का यूज करके, आप देखते हो कि और हार्मोनिक्स जो हैं, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, उनका कितना इफेक्ट होता है। समझ में आया? अभी आपको पहली बात समझ में आ गई होगी। ओमेगा जीरो ये हमारी वांटेड फ्रीक्वेंसी है, हम चाहते हैं, ये वांटेड है, इसको हम चाहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, वांटेड। अब जो फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा जीरो है, ध्यान से समझें, 2 ओमेगा जीरो, ध्यान से समझें, 2 ओमेगा जीरो, दिस इज द सेकंड हार्मोनिक। 3 ओमेगा जीरो, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक। 4 ओमेगा जीरो, दिस इज द फोर्थ हार्मोनिक। और आपको बता दूं, ये जो सभी हार्मोनिक्स हैं सेकंड से डॉट 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 डॉट, ये अनवांटेड हैं, हम इनको नहीं चाहते हैं, पर ये आ जाते हैं, है ना, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करना है। यही तो हम देखना चाहते हैं कि बाकी हार्मोनिक्स का कितना इफेक्ट है ना।
तो आप जो रिप्रेजेंट करते हो सिग्नल को वो हार्मोनिक के टर्म में करते हो। अब हार्मोनिक की डेफिनेशन आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी। हार्मोनिक मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विच आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। different frequency component which are integer multiple of fundamental frequency component। तो मैं हार्मोनिक की डेफिनेशन लिख रहा हूं। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? हार्मोनिक्स क्या होते हैं? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी components which are different frequency components which are integer multiple of fundamental frequency component। अब मेरे हिसाब से आपको चीजें कुछ कुछ समझ में आ गई होंगी। हार्मोनिक का मतलब क्या है? हार्मोनिक क्या होते हैं? अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे इंटीजर मल्टीपल होते हैं। इंटीजर मल्टीपल का समझ में आता है? मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इससे मल्टीप्लाई। इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। फंडामेंटल जो कंपोनेंट है, दिस इज योर फंडामेंटल कंपोनेंट, इसके जो इंटीजर मल्टीपल है, दिस इज द सेकंड हार्मोनिक, दिस इज द थर्ड हार्मोनिक, है ना। तो ये जो सेकंड हार्मोनिक होगा, है ना, आप इसको पूरा cos 2 मेगा टी लिखो या फ्रीक्वेंसी, है ना। दिस इज द सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक जो है आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। cos 2 ओमेगा 0 थी, cos 3 0 थी, cos 4 ओमेगा 0 थी। तो ये आपके सेकंड हार्मोनिक मतलब ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट का 2 गुना, फंडामेंटल कंपोनेंट ओमेगा 0 का 3 गुना, ओमेगा 0 का 4 गुना। तो मेरे हिसाब से आपको हार्मोनिक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वी कैन से हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन सिग्नल, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? देखें, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? इफ टू सिग्नल आर ऑर्थोगोनल मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से सुने, पहले आप बताएं हार्मोनिक्स का मतलब समझ में आ गया। आप जो फोरियर सीरीज का यूज करते हो, जिसका यूज करके आप पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपांड करते हो, कैसे करते हो समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझ लें, पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपांड करते हैं। और एक्सपांड कैसे करते हो? इन टर्म ऑफ देयर हार्मोनिक, इन टर्म ऑफ देयर हार्मोनिक्स। और हार्मोनिक्स कैसे होते हैं? हार्मोनिक्स साइनोसोडल होते हैं, ये साइनोसोडल दिख रहा है, और ऑर्थोगोनल होते हैं। आप फोरियर सीरीज, फिर मैं वही लाइन बोल रहा हूं कि फोरियर सीरीज का यूज करके पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपांड करते हो, किस टर्म में? इन टर्म ऑफ देयर हार्मोनिक्स। इस तरह से आप लिखेंगे फोरियर सीरीज को पीरियोडिक सिग्नल के लिए। और ये जो हार्मोनिक्स होते हैं, ये cos ओमेगा 0 दिस, ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं? ये साइनोसोडल होते हैं। साइनोसोडल समझ में आ रहा है? कॉस या साइन, है ना। और ऑर्थोगोनल होते हैं। तो आप हार्मोनिक का मतलब समझ गए होंगे, हार्मोनिक की डेफिनेशन लिख दी। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ये जो हमारे कंपोनेंट होते हैं ये हार्मोनिक होते हैं। और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? अगर दो कंपोनेंट ऑर्थोगोनल हैं, अगर मैं बोलूं दे आर ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब है ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो कंपोनेंट अगर ऑर्थोगोनल है, अगर मैं बात करूं कि कंपोनेंट अगर ऑर्थोगोनल है मतलब कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलूं x1 x2 आर ऑर्थोगोनल, तो उसका फॉर्मूला होगा कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में x1 और x2 को अगर आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे तो ये 0 देगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है क्या? अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आगे। तो ये तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बस आपको क्या समझाया, डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको वही बताया कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं, और डेफिनेशन में लिखा है कि हार्मोनिक्स जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब ये हार्मोनिक ऑर्थोगोनल है और साइनोसोडल है। ये मैंने आपको बताया हार्मोनिक्स क्या होता है और बताया मैंने ऑर्थोगोनल क्या होता है। अब हम वापस से अपनी डेफिनेशन पर जरा सा आते हैं। फोरियर सीरीज का यूज करके आप पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपांड करते हैं। अब फोरियर सीरीज के टाइप पर आते हैं। ये तो फोरियर सीरीज करता क्या है, ये फोरियर सीरीज क्या करता है वो लिखा हुआ है, और फिर मैंने फोरियर सीरीज लिखा। अब फोरियर सीरीज के टाइप पर आते हैं। देखिए ध्यान से सुने, टाइप ऑफ फोरियर सीरीज। अब टाइप ऑफ फोरियर सीरीज डिपेंड किस पे करता है? देखो, जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, आपको एक बात तो पता है क्या, कि फोरियर सीरीज हमेशा पीरियोडिक सिग्नल पर लगता है। ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन है, अभी इसकी नेसेसरी कंडीशन है, अभी इसमें सफिशिएंट कंडीशन और पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि फोरियर सीरीज हमेशा पीरियोडिक सिग्नल पर लगता है। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत सिग्नल पढ़ा होगा, है ना, उन्हें पता होगा पीरियोडिक सिग्नल दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल जो इस तरह से कुछ बनेंगे आपके लिए, जो मैंने बताया इस तरह से कुछ बनेंगे। अभी जो मैंने पीछे सिग्नल आपको बनाए वो कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल थे, कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। और दूसरे पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? ऐसे सिग्नल जो टाइम में डिस्क्रीट हैं। देखो, सिग्नल की दो क्लासिफिकेशन है, कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल। तो जब सिग्नल पीरियोडिक होता है कंटिन्यूअस सिग्नल में, तो उसे कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। जब सिग्नल कंटिन्यूअस होता है पीरियोडिक, जब सिग्नल पीरियोडिक होता है डिस्क्रीट में, तो उसे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ध्यान से सुने, सिग्नल दो तरीके का होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल। सिग्नल दो तरीके का होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल जो कि कंटिन्यू है, टाइम के हर एक पॉइंट पर अवेलेबल है, दिस इज द कंटिन्यूअस सिग्नल। और जब ये कंटिन्यूअस सिग्नल पीरियोडिक होता है तो उसे कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। दूसरा सिग्नल होता है डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है? डिस्क्रीट सिग्नल हमेशा हर एक पॉइंट पर जो है अवेलेबल नहीं होता है। ये आपको हमेशा, ये आप देख रहे हो, ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये आप देख रहे हो, दिस इज द डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल मतलब ये आप देखो, इसको टाइम के हर एक पॉइंट पर अवेलेबल नहीं है, यहां पर सिग्नल अवेलेबल नहीं है इस तरह से। सो डिस्क्रीट सिग्नल का डेफिनेशन है टाइम के हर एक पॉइंट पर अवेलेबल नहीं है। ये डिस्क्रीट सिग्नल की डेफिनेशन हुई। अब डिस्क्रीट सिग्नल में पीरियोडिक सिग्नल है, इसलिए इसे डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल बोला। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, दिस इज द पीरियोडिसिटी, दिस इज द पीरियोडिसिटी। ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हमारे पास दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस टाइम में पीरियोडिक सिग्नल और एक डिस्क्रीट टाइम में पीरियोडिक सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमारी जो फोरियर सीरीज है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फोरियर सीरीज, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। ध्यान से सुने, फोरियर सीरीज जो है,
देखें बच्चे, बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है, ठीक है। देखो रटने के लिए तो फिर आप रट लोगे, मेरा पूरा जोर होता है समझाने पर, है ना। और जो बच्चे पहली बार इसे पढ़ रहे हैं उनको ये टफ लगेगा, मैं लिख के दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी हाई लेवल की हैं। इस सिग्नल सिस्टम जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टफ मानता हूं मैं, पर इतना टफ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं एक एक चीज को चार चार बार बोल रहा हूं जिससे आपके दिमाग में भेजे में बढ़िया तरीके से घुस जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला, फोरियर सीरीज कौन से सिग्नल पे लगता है, फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल पे लगता है। अब पीरियोडिक सिग्नल कितने तरीके से होते हैं, पीरियोडिक सिग्नल दो तरीके से होते हैं। पीरियोडिक सिग्नल एक तो कंटिन्यूअस टाइम में होते हैं और एक डिस्क्रीट टाइम में होते हैं। जब कंटिन्यूअस टाइम में है तो आपका फोरियर सीरीज जो होगा उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। बताओ कंटिन्यूअस, इसके लिए कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा, फोरियर सीरीज हो जाएगा। और जब आपका सिग्नल डिस्क्रीट में है, पीरियोडिक तो होना ही चाहिए, बिना पीरियोडिक के तो बात ही नहीं करेंगे फोरियर सीरीज की। फोरियर सीरीज की ये तो बेसिक कंडीशन है। और जब आपका सिग्नल डिस्क्रीट में है तो दूसरा फोरियर सीरीज का टाइप हो जाएगा डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज दो टाइप में मैंने लिख दी। अब आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें केवल कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज पढ़ना है, पर आपको पता तो होना चाहिए, है ना, हमें पढ़ना केवल कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज है। कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल के लिए होती है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के लिए होती है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब फोरियर सीरीज जो है कंटिन्यूअस टाइम, उसके भी हमारे पास तीन अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज। फिर से आ गया टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। हम यहां पर दो पढ़ेंगे, तीसरी वाली नहीं पढ़ते हैं, पर मैं आपको लिख दूंगा टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तीसरी होती है, तीसरी हालांकि हमको पढ़ना नहीं है पर मैं लिख देता हूं, पोलर या इसी को आप बोलते हो हार्मोनिक फोरियर सीरीज। ठीक है, तीसरी वाली हमको नहीं पढ़ना है पर लिख देता हूं पोलर और हार्मोनिक फोरियर सीरीज। तो पिछली जो कैटेगरी थी वो हमारी थी कि कितने तरह के से हमारे सिग्नल हैं, और ये कैटेगरी है, आप इनको देखोगे। अभी हम कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज पढ़ रहे हैं, है ना, कंटिन्यूअस टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस टाइप फोरियर सीरीज, है ना। फोरियर सीरीज के टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और पोलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। आप इधर चाहें तो लिख लें टाइप्स ऑफ, आप जो अपन जो पढ़ेंगे, अपन जो कौन सी पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। ठीक है, ये फिर तीन टाइप की होती है। ऐसे ही हमारी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज भी तीन अगले उसमें कैटेगरी होगी। ठीक है, तो हमारा जो है कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज हमको पढ़ना है, और उसके भी तीन टाइप हमारे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और हार्मोनिक। हमें पहले दोनों पढ़ना है, अभी हमारे सिलेबस में पहले दोनों ही हैं। तो अब हमने हेडिंग डाल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। क्या हेडिंग डाली हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों बोला है, बताता हूं मैं। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों बोला है समझाता हूं। अब हम बात करते हैं, है ना, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज होता क्या है, फिर अपन इसमें आगे देखते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोसाइन टर्म देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोसाइन टर्म देखने को मिलेंगे। तो देखें, ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज आप लिख रहे हो एफ टी के लिए, एफ टी का आप फोरियर सीरीज एक्सपांशन लिख रहे हो। एफ टी एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसका आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज लिख रहे हो, तो इसमें आप लिखोगे ए जीरो प्लस एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस वी एन साइन एन ओमेगा टी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज फॉर एफ टी। एफ टी एक पीरियोडिक सिग्नल है। अबव एक्सपांशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ टी। सो क्या है? दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल एफ टी। एफ टी जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, इसके लिए हमारे लिए, इस एफ टी के लिए हमारा ये क्या है? हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज जो है, ये हमारा इसमें क्या बोलते हैं? एक्सपांशन है। ए हमारा एफ टी एक पीरियोडिक सिग्नल है, उसका ए एक्सपांशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है। अब इसमें ए जीरो, ए एन और बी एन जो होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोएफिशिएंट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हो? ए जीरो, ए एन और बी एन। दिख रहे हैं आपको? ए जीरो, ए एन और बी एन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है ना। तो मैं लिख देता हूं, ए जीरो, ए एन, वी एन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। इनका फॉर्मूला होता है, वैल्यू क्या है? फॉर्मूला है, ध्यान से समझें। इनके फॉर्मूले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी सिग्नल के लिए एफ टी, दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल एफ टी। ये हमारा एफ टी एक पीरियोडिक सिग्नल है और इस एफ टी के लिए हमें फॉर्मूले लगा के इसमें पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 बोले, आप जो भी बोले, ठीक है। अब हम ए जीरो क्या होता है? ए जीरो इज द डीसी वैल्यू ऑफ योर सिग्नल, है ना। इसको आप एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी या सिग्नल बोलेंगे। तो ये क्या होता है? ध्यान से सुनते चलें। ए जीरो जो आपने लिखा है, ए जीरो, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी। जो हमारा सिग्नल था एफ टी, उसकी एवरेज वैल्यू, या ऐसे बोल रहे हैं डीसी वैल्यू ऑफ एफ टी। एफ टी में जो डीसी वैल्यू है, और फॉर्मूला क्या होगा ए जीरो का? ए जीरो इज इक्वल टू 1/t टी एफ टी डी टी। अब बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा फोरियर सीरीज, पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो अभी अपन यूनिट पढ़ रहे हैं, और जो अगली यूनिट आने वाली है, 4th यूनिट, दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये यूनिट आप तभी सॉल्व कर पाओगे, इस यूनिट के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये तभी कर पाओगे जब आपकी इंटीग्रेशन पर पकड़ होगी, क्योंकि हर एक फॉर्मूले में इंटीग्रेशन आता है। क्योंकि हर एक फॉर्मूले में मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन आता है। तो मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूले आप या इन क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब आपकी इंटीग्रेशन पर पकड़ होगी। तो ये क्या लिखा हुआ है? ए जीरो 1/t। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टी? मैंने जो नीचे टी लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको ये इंटीग्रेशन करना है। एफ टी एक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसका कोई भी पीरियड ले लो जो आपकी इच्छा हो, ये इसका मतलब होता है। तो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने, मैं वापस से बोलता हूं, इन सभी यूनिट्स के, कौन से? 3rd और 4th यूनिट, जो इसमें फोरियर सीरीज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इन यूनिट्स के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, थ्योरी तो रट रटा लोगे, थ्योरी की दिक्कत नहीं है, थ्योरी तो मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में घुसाऊंगा, बस आपको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में घुस जाएगी। रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं घुस पाएगी, है ना।
तो पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में यहां पर आपको बिल्कुल जीरो से नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए, तो 9th 10th 11th 12th में हमने सीखा हुआ है, ठीक है क्या। तो इंटीग्रेशन आपको सीखना पड़ेगा खुद से, जो जरूरी है साथ साथ मैं बताता चलूंगा, जितना जरूरी है उतना बताता चलूंगा। अब आप बोलो बिल्कुल हाथ पकड़ के इंटीग्रेशन पूरा समझा दूं, तो इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जितना जरूरी है, जो क्वेश्चन के लिए जरूरी है, उपयुक्त है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चले, तो इसका मतलब समझ गए हैं, आपको इस सिग्नल का इंटीग्रेशन करना है ओवर द टाइम पीरियड, जो कोई आप चाहें वो टाइम पीरियड आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, कोई भी टाइम पीरियड आप ले लें, सिग्नल का टाइम पीरियड जो आप चाहें ले लें, बस एक टाइम पीरियड लेना है। ए एन भी हमारा एक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू होती है 2/t, अगेन कोई भी एक टाइम पीरियड पर इंटीग्रेट करना है ना, ए एन निकालना है, और आपका सिग्नल है एफ ऑफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी, दिस इज द ए एन। अब आप देख रहे हो कितने अंट संट फॉर्मूले हो रहे हैं भाई, इसमें तो ये करना पड़ेगा। और हम बात करें बी एन जो होता है, अगेन दिस इज 2/t 1 इधर टाइम पीरियड, और एफ ऑफ टी, और यहां पर कॉस था, यहां पर साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो ये आपके फॉर्मूले आ गए सिंपल, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के। अब आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इन फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, मैं सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको, है ना, पर थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, तब मुश्किल हो जाएगा, तब थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। चलें, अब हम बात करते हैं कंडीशंस जो आपने, अब आप इधर फोरियर सीरीज लगाने के लिए आपने फॉर्मूले आपके पास है, अब आपको कंडीशन भी यहां अप्लाई होनी है। आप बोलो सर कंडीशन कौन सी अप्लाई होनी है, अभी आपने बता दो दी कंडीशंस फॉर अप्लाई, या कंडीशंस जो होती है कि आप किन सिग्नल का फोरियर सीरीज निकाल सकते हो। कंडीशन फॉर फाइंडिंग द फोरियर सीरीज ऑफ सिग्नल, किसी भी सिग्नल का फोरियर सीरीज निकालने की कंडीशंस क्या क्या हैं, अब आपको मैं इसमें बता रहा हूं, ध्यान से समझें। हेडिंग है कंडीशंस फॉर फाइंडिंग फोरियर सीरीज ऑफ एनी सिग्नल, किसी भी सिग्नल का फोरियर सीरीज आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, उसकी कंडीशंस की बात हो रही है। पहली जो कंडीशन है, आपने अभी चिल्ला चिल्ला के बताइए सर कि सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए, तो पीरियोडिसिटी इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन टू फाइंड द फोरियर सिग्नल ऑफ एनी फोरियर सीरीज ऑफ एनी सिग्नल, पीरियोडिसिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन। चले, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी सिग्नल का फोरियर सीरीज निकालने के लिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन मैंने चिल्ला चिल्ला के अभी तक बोल रहा हूं कि सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए, सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए। अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो उसका फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते। तो पहली कंडीशन जिसको आप नेसेसरी कंडीशन बोलते हो, ध्यान से सुने, आपने एक वर्ड सुना होगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आपने एक वर्ड सुना होगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है सिग्नल शुड बी पीरियोडिक, सिग्नल शुड बी पीरियोडिक, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। मतलब पहले आप नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं, किसी भी सिग्नल का फोरियर सीरीज निकालना है तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं। नेसेसरी कंडीशन मतलब है सिग्नल शुड बी पीरियोडिक, और दूसरी कंडीशंस जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। ध्यान से सुनते चलना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरी कंडीशंस जो है इनको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन,
और सफिशिएंट कंडीशन, अब इनका नया नाम, सफिशिएंट कंडीशन तो है, इनको हम यहां फोरियर सीरीज में बोलेंगे डिरिचलेट कंडीशन। ठीक है, तो कुछ बच्चे ध्यान से सुनो। नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि ये होना ही चाहिए, तब हम सफिशिएंट कंडीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, फिर हम सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन मतलब यहां पर सफिशिएंट कंडीशन का नाम है डिरिचलेट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन को यहां क्या बोला है? डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन। So what is the Dirichlet condition? Dirichlet conditions are the sufficient condition for the Fourier series. We can find out the Fourier series of any periodic signal if Dirichlet condition is fulfilled. If Dirichlet condition is full, we can find out the Fourier series of any. ठीक है, we can find out Fourier series of any periodic, इस वर्ड पे ध्यान दें, periodic signal if Dirichlet conditions are fulfilled. समझ में आया? If Dirichlet conditions are fulfilled, then we can find the Fourier series. और इस वर्ड पे जरा ध्यान दें, मैंने क्या लिखा है यहां पे कि पीरियोडिक सिग्नल तो सबसे पहले चेक होता है। ध्यान से सुनना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, कोई भी सिग्नल का फोरियर सीरीज निकालना है तो सबसे पहले सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए, डेट इज द नेसेसरी कंडीशन। पर पीरियोडिसिटी अकेला काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक पीरियोडिक सिग्नल का आप फोरियर सीरीज निकाल लो, नहीं, पहले पीरियोडिक तो होना ही चाहिए, पर हर पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज भी नहीं निकाल सकते। हर पीरियोडिक सिग्नल का भी फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते। जिन पीरियोडिक सिग्नल पर डिरिचलेट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल होगी, उनका ही फोरियर सीरीज निकलेगा। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन चेक करें, पीरियोडिसिटी, और फिर उसके बाद डिरिचलेट कंडीशन चेक करें। अगर वो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तभी फोरियर सीरीज निकलेगा। मेरे हिसाब से इतना बढ़िया तरीके से मेरे को नहीं लगता है कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखें, वीडियो समझ में आएगा। अब डिरिचलेट कंडीशन क्या है? डिरिचलेट कंडीशन क्या है? डिरिचलेट कंडीशंस में भी 3 कंडीशन है, ए बी सी। पहली कंडीशन होती है कि हर एक सिग्नल जिसका आप फोरियर सीरीज निकाल रहे हो उसकी एवरेज वैल्यू जो है सिग्नल की शुड बी फाइनाइट, और फंक्शन सिग्नल शुड हैव द एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल। ठीक है, डिरिचलेट कंडीशन में भी 3 कंडीशन है। डिरिचलेट कंडीशन में भी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि सिग्नल should be perfectly integrable, या इसी को कहीं कहीं बुक में आप पढ़ते हो और द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल, जो भी सिग्नल है, फंक्शन है जिसका फोरियर सीरीज आप निकालना चाहते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल शुड बी फाइनाइट। ये दोनों एक ही बात है। तो आप जब डिरिचलेट कंडीशंस को चेक करोगे तो आपको 3 कंडीशन चेक करनी है। डिरिचलेट कंडीशन को चेक करना है मतलब 3 कंडीशन चेक करनी है। पहली कि सिग्नल शुड बी परफेक्टली इंटीग्रेबल, या इसी को आप दूसरे तरीके से बोलो, द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल शुड बी फाइनाइट। एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल शुड बी फाइनाइट। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला मेरे भाई होता है, एवरेज वैल्यू इसका मतलब है आप सिग्नल की किसी भी टाइम पीरियड पर सिग्नल को करें, ये वैल्यू
लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। ये एवरेज वैल्यू है 1/t दिस। और ये किससे होना चाहिए, इसको आपने क्या बोला है, अलग कलर के पेन से लिख दूं, ये हमारा दिस इज द एवरेज वैल्यू और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से कम आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और दूसरी डिरिचलेट कंडीशन है, दूसरी डिरिचलेट कंडीशन है, सेकंड डिरिचलेट कंडीशन क्या है, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर ये समझ में नहीं आया क्या मतलब होता है। पहला समझ में आ गया कि ऐसा सिग्नल जिसका एवरेज वैल्यू इन्फिनिटी ना हो, उस सिग्नल का ही आप फोरियर सीरीज निकाल पाओगे। डिरिचलेट कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जब तक डिरिचलेट कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी आप सिग्नल का फोरियर सीरीज नहीं निकाल सकते। अकेले पीरियोडिसिटी से कुछ नहीं होगा। अब पहली कंडीशन इसकी है कि सिग्नल का एवरेज वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं, डिसकंटिन्यूटी से आपका क्या मतलब है मेरे भाई? अगर आपने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब है, देखो ध्यान से समझो, देखो ध्यान से समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? अब आप t इज इक्वल टू जीरो पर देखें, ए आप जीरो पर देखें, आप t इज इक्वल टू जीरो पर सिग्नल की वैल्यू बताएं। t इज इक्वल टू जीरो पर ध्यान से देखें, t इज इक्वल टू जीरो पर सिग्नल की वैल्यू बताएं। आप t इज इक्वल टू जीरो पर देखेंगे देयर इज द डिसकंटिन्यूटी 0 1 2 3 -1 -2। आप देख रहे हो सिग्नल इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 1 2 3 -1 -2। तो सिग्नल हमारा डिसकंटिन्यू है, मतलब कि आप यहां पर सिग्नल की वैल्यू नहीं बता सकते, तो आपको यहां पर ये डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। इसको बोलते हैं सिग्नल में फाइनाइट नंबर की डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। इसका छोटा सा कारण बता दूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, बस आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। देखो डिसकंटिन्यूटी का मतलब है, आपने अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन अगर पढ़ा होगा आपने, तो इंटीग्रेशन जब भी आप इस सिग्नल का करोगे तो डिसकंटिन्यूटी पर लिमिट को ब्रेक करोगे। इसका कंसेप्ट आता है मैथमेटिक्स से। देखो अगर सिग्नल में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती, अगर सिग्नल में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती तो सिग्नल का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम उसको ब्रेक करना होता, उसे इनफाइनाइट टाइम ब्रेक करना होता। इसलिए सिग्नल में जो डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, जिससे आप सिग्नल को जब कैलकुलेट करो तो उसे फाइनाइट टाइम ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डिसकंटिन्यूटी पर हमें यहां पर उसको ब्रेक करना होता है, डिसकंटिन्यूटी पर लिमिट को ब्रेक करना होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा पॉइंट है लास्ट पॉइंट डिरिचलेट कंडीशन का, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा समझते हो, है ना? किसी भी सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो ये हमारे सिग्नल को निकालने की कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। अब हम वापस से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इस पे आते हैं। इसको मैंने बाद में बताया, कुछ कुछ फैकल्टी पहले बताते, कंडीशंस को पहले बता दूं या बाद में बता दूं, एक ही बात है। अब हम वापस अपने ट्रिग्नोमेट्रिक पर आते हैं। देखो
ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज जो आपने पढ़ी है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में आपको किसी भी फंक्शन के लिए अगर इसको निकालना है तो आपको तीन चीजें निकालना पड़ेगी। किसी भी फंक्शन का अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालना है, a0 निकालना पड़ेगा, an निकालना पड़ेगा, bn निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। किसी भी सिग्नल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालना मतलब आपको उस सिग्नल के लिए a0 निकालना, an निकालना और bn निकालना। ठीक है क्या? बिल्कुल सर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप सिग्नल को देखकर आप कुछ तीनों कोफिशिएंट रहते, कुछ कोफिशिएंट अपने आप ही जीरो कर सकते हो। मतलब सर समझ में नहीं आया? सिग्नल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो सकता है उसमें कुछ आपको क्लू मिल जाए जिससे आपको तीनों कोफिशिएंट निकालने की जरूरत ना पड़े। ध्यान से सुनना। चलो मैं जरा सा पानी पीता हूं, फिर इस बात पर जरा डिटेल में बात करते हैं। ध्यान से समझे, थोड़ा सा टफ है पर इतना टफ भी नहीं है। ध्यान से सुने। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको तीन कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, a0, an और bn। पर आपको जो गिवन सिग्नल है, सपोज आपको ये सिग्नल गिवन है, इसको अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो आपको हो सकता है तीनों कोफिशिएंट में से कोई एक कोफिशिएंट निकालना पड़े या केवल दो निकालना पड़े। कभी कभी ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होता है सर, वो मैं बताने जा रहा हूं। कब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में से कुछ ही कोफिशिएंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं सिमेट्री कंडीशन। सिमेट्री कंडीशन। टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज of any signal ft, we have to find three coefficient a0, an, bn, है ना। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालना है किसी भी सिग्नल की, तो हमें तीन कोएफिशिएंट निकालना होंगे। बट sometime when signal having symmetry, but sometime signal having symmetry, so in this case, but sometime when signal having symmetry, so in this time sum of parameter, कुछ पैरामीटर, sum of parameter becomes 0। क्या समझ में आया? मैंने क्या बोला कि वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को मैं शॉर्ट में TFS लिखूंगा, पूरा इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा। कभी कभी जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालते हैं, तो मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालना है मतलब आपको a0, an और bn निकालना है। अब a0 और bn और an निकालने की जरूरत कभी कभी आपको नहीं पड़ेगी। इसमें से कुछ कोएफिशिएंट आपके जीरो हो सकते हैं जब सिग्नल में कुछ सिमेट्री हो। तो सिमेट्री क्या है सर, उसको समझाओ। वही अपना अगला टॉपिक है, सिमेट्री कंडीशन, जिसमें पहला आता है इवन सिमेट्री। ध्यान से समझे, इवन सिमेट्री जब हमारा सिग्नल इवन सिमेट्री रखता है तब हमें केवल an और a0 निकालना है। उस समय bn 0 होता है।
इफ सिग्नल इज इवन सिमेट्रिक, है ना, देन उस समय आपको केवल और केवल A0 AN निकालना है, तो BN 0 हो जाता है। अब इवन सिमेट्री का मतलब क्या होता है? व्हेन सिग्नल इज इवन सिमेट्रिक, ध्यान से सुने, व्हेन signal is even symmetric, when signal is even symmetric, then in this case Bn equal to 0। आपको बोला, समझ में आया कि नहीं आया? when signal is even symmetric, then Vn sine term will be 0 in a function, then in this case Vn is equal to 0। और आप इसको क्या बोल सकते हो? और we can say sine term is 0 in signal। सर आपकी बात समझ में पूरी तरीके से नहीं आई, अभी नहीं आई होगी मुझे पता है, क्योंकि अभी आपको इवन सिमेट्री समझ में नहीं आई। इवन सिमेट्री क्या है यही समझ में नहीं आया। बस रटने के लिए अगर मैं बोलूं, जो कि अधिकतर बच्चे करते हैं, वो रट मारे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, पर समझेंगे तो उससे भी 10 गुना 50 गुना 100 गुना बढ़िया बात है, क्योंकि रटने वाली चीज कुछ समय तक रहेगी, समझने वाली चीज ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। तो इवन सिमेट्री होता क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। इवन सिमेट्री का मतलब क्या है देखें। एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी हो जाए तो ये हमारा इवन सिमेट्रिक सिग्नल होता है। सर आपने फिर वही बात घुमा फिरा के बोल दी, अभी भी समझ में नहीं आया क्या है इवन सिमेट्रिक? मैथमेटिकल तो लिख दिया। अरे मेरे भाई, एफ ऑफ माइनस टी का मतलब है टाइम में इन्वर्जन। ध्यान से सुने, अब आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। आप टेंशन मत लें, मेरे साथ हैं तो परेशान नहीं होना है। दिस इज इन्वर्जन इन टाइम। एफ ऑफ माइनस टी का मतलब होता है इन्वर्जन इन टाइम। एफ ऑफ माइनस टी का मतलब है इन्वर्जन इन टाइम, टाइम में इन्वर्जन। एफ ऑफ माइनस टी का मतलब है जब आप किसी सिग्नल का टाइम में इन्वर्जन कर दें तो वो सिग्नल अपने ओरिजिनल सिग्नल के बराबर हो, उसे इवन सिमेट्री बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? सिग्नल को देखकर आप पहचान लेंगे कि सिग्नल में इवन सिमेट्री है, और उस सिग्नल के लिए आप Bn निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें Bn 0 ही आएगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप निकालोगे तो टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि ये फिक्स है। आपको निकाल के भी देख लेना, आपकी इच्छा है तो निकाल के भी देख लेना। तो सिग्नल को देखकर आप पहचान लोगे कौन सी सिमेट्री है। तो मैंने इवन सिमेट्रिक सिग्नल बोला है। इवन सिमेट्रिक सिग्नल में Bn 0 होता है। इवन सिमेट्रिक सिग्नल की कंडीशन ये है। इवन सिमेट्रिक सिग्नल की कंडीशन क्या है? इवन सिमेट्रिक सिग्नल की कंडीशन है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ माइनस टी? इन्वर्जन इन टाइम। सर मुझे तो आप उससे बताओ, किससे? एग्जाम्पल से। अब आप देखें, जरा मजा आएगा आपको, एग्जाम्पल से देखें। एक सिग्नल मैं बनाने जा रहा हूं, अब आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। दिस इज द सिग्नल। ये हमारा एक एफ ऑफ टी सिग्नल है। ये हमारा एक एफ ऑफ टी सिग्नल है। अब आप इस सिग्नल को ध्यान से देखें। एफ ऑफ माइनस टी का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन इन टाइम। ये हमारा एफ एफ टी सिग्नल है। इस एफ ऑफ माइनस टी का मतलब क्या है? इन्वर्जन इन टाइम का मतलब क्या है? ध्यान से सुने। एफ ऑफ माइनस टी का मतलब है जब आप सिग्नल को टाइम में इन्वर्ट कर दें। टाइम में इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है सर? टाइम में इन्वर्ट करने का मतलब है इस बाई एक्सिस के अक्रॉस जो सिग्नल इधर है उसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं। मतलब लेफ्ट वाले सिग्नल को राइट में ले जाएं, राइट वाले सिग्नल को लेफ्ट में ले जाएं।
टाइम में इन्वर्जन, वापस से बोलता हूं, एफ ऑफ माइनस टी, एफ ऑफ माइनस टी का मतलब है दिस इज योर टाइम एक्सिस, माइनस टी का मतलब है यहां राइट वाले सिग्नल को लेफ्ट में ले जाएं, लेफ्ट वाले सिग्नल को राइट में ले जाएं, दैट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ माइनस टी, दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन इन टाइम, इसका मतलब होता है टाइम में इन्वर्जन। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप इस सिग्नल को ध्यान से देखें, इस सिग्नल के लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में ले जाएं, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में ले जाएं, तो भी आपको ऐसा ही सिग्नल मिलेगा जैसा ये बना हुआ है ओरिजिनल सिग्नल। कॉस सिग्नल है ये, कॉस सिग्नल एक इवन सिग्नल होता है। आपने इवन और ऑड सिग्नल का नाम सुना होगा, इवन ऑड सिग्नल सुने होंगे। इवन सिग्नल वही सिग्नल होते हैं लेफ्ट और राइट बराबर हो उनकी, है ना। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, यहां जो है वही यहां है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इवन सिग्नल या इवन सिमेट्रिक सिग्नल, एक ही बात है। तो क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से बोल देता हूं, इवन सिमेट्रिक सिग्नल या इवन सिग्नल का मतलब होता है कि जब आप लेफ्ट वाली चीज को राइट में, राइट वाली चीज को लेफ्ट में ले जाएं और उसके बावजूद सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल के जैसे दिखे, उसे इवन सिमेट्रिक बोलते हैं। और जब सिग्नल इवन होता है तो उसमें साइन टर्म जीरो होती है, क्योंकि साइन खुद एक ऑड सिग्नल है, इसलिए वो उसका टर्म साइन टर्म जीरो होगी और bn हमारा जीरो होगा, क्योंकि bn साइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आ गया? bn जीरो होगा। इसी तरह हमारा दूसरा होता है, इसी तरह हमारा ये इवन सिमेट्रिक हो गया। अब हमारा आएगा ऑड सिमेट्रिक सिग्नल। इवन सिमेट्रिक सिग्नल आ गया, अब हम दूसरा क्या लिखेंगे? ऑड सिमेट्रिक सिग्नल। ऑड सिमेट्रिक सिग्नल क्या होते हैं? देखो, जिस तरह से इवन सिमेट्रिक सिग्नल की बात हुई है, when signal is odd symmetric, then in this case, when signal is odd symmetric, then in this case a0 equal to 0 और an equal to 0, or we can say cos term will be 0 in signal। क्या लिखा हुआ बताओ? जब हमारा सिग्नल ऑड सिमेट्रिक है, सिग्नल इज टू बी ऑड सिमेट्रिक, है ना, फंक्शन कंटेंट साइन टर्म ओनली, और वी कैन से कॉस टर्म इज कोसाइन टर्म आर जीरो, सो है ना, कॉस टर्म कोसाइन टर्म जो होती है विल बी जीरो इन दिस सिग्नल, कॉस टर्म विल बी जीरो इन सिग्नल। सिग्नल में कॉस टर्म जीरो होती है, कॉस टर्म जीरो है, मतलब ए जीरो और ए एन। ठीक है, व्हेन सिग्नल इज ऑड सिमेट्रिक। जब सिग्नल ऑड सिमेट्रिक है तो उसमें आपके केवल साइन टर्म होंगे, कोसाइन टर्म, कॉस टर्म जीरो होंगे। और आपको पता है ए एन के साथ कॉस टर्म होता है, ए जीरो हमारा डीसी वैल्यू है, ये दोनों जीरो होंगे, केवल बी एन प्रेजेंट होगा। अब आपके दिमाग में है सर ऑड सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑड सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑड सिमेट्रिक की कंडीशन ये है, दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑड सिमेट्री। मतलब समझ में नहीं आया सर? ऑड सिमेट्री की कंडीशन देख लें जरा, ऑड सिमेट्री की कंडीशन देख लें जरा। ऑड सिमेट्री का मतलब है जब आपने टाइम में इन्वर्जन किया, देखो माइनस पहले लगाएंगे तो ये होता है एम्पलीट्यूड में इन्वर्जन। ध्यान से सुने, एफ ऑफ माइनस टी होती है टाइम में इन्वर्जन, और माइनस का एफ ऑफ टी जो होता है दैट इज द इन्वर्जन इन एम्पलीट्यूड, इन्वर्जन इन एम्पलीट्यूड।
जब आप सिग्नल पढ़ते हो, जब मैं सिग्नल पढ़ाता हूं तो ये बहुत सारी चीजें पहले पढ़ाता हूं। अब यहाँ पर सिग्नल तो पढ़ नहीं रहे है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब यहाँ पर एक्चुअली ये सिग्नल ही है, तो आपको मालूम 4-5 चीजें आना चाहिए। टाइम में इन्वर्जन क्या होता है, एम्पलीट्यूड में इन्वर्जन क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होती है, सिग्नल की राइट शिफ्ट करना, सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट करना, है ना, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी शिफ्टिंग आएगी फिर से, तो वो पता होना चाहिए आपको, है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे उसको, परेशान ना हो, उसको भी हम देखेंगे। हाँ जी, तो मैं क्या बोला, इन्वर्जन इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में इन्वर्जन की हम बात करें, माइनस का ft। ध्यान से समझो, अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझो, एग्जाम्पल से बताता हूं, एग्जाम्पल ध्यान से समझे। दिस इज योर ft, दिस इज योर ft। अब मैं आपको बोल रहा हूं ft आपके सामने है, f ऑफ माइनस टी बना के दें, इसका इन्वर्जन करें। ध्यान से सुनते चलना बच्चे, यहां पर आप सिग्नल में एक बात और समझ रहे हैं, किसी भी सिग्नल का इन्वर्जन कैसे करते हैं टाइम में, किसी भी सिग्नल का इन्वर्जन कैसे करते हैं एम्पलीट्यूड में, ये भी आप यहां पर सीख रहे हैं। आपका ft ओरिजिनल सिग्नल है, अब आपसे बोला f ऑफ माइनस टी को बना के दें। f ऑफ माइनस टी को बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, कुछ नहीं करना है। f ऑफ माइनस टी को बनाने के लिए राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में छाप देना है, इसको यहां लिख देना है, इसको यहां बना देना है, ठीक है, और इस वाले सिग्नल को यहां बना देना है। क्या आपको f ऑफ माइनस टी समझ में आया? f ऑफ माइनस टी, ध्यान से सुने मेरे बच्चे, ध्यान से सुने, अभी मैं आपको रटने की बात भी बता दूंगा, पर आपको पता होना चाहिए। ए एफ टी सिग्नल था, मैं f ऑफ माइनस टी मतलब इन्वर्जन इन टाइम में करने का बोल रहा हूं, इन्वर्जन इन टाइम। टाइम में इन्वर्जन मतलब इसको उठा के यहां, इसको उठा के वहां, तो इसको पूरा जब उठाओ यहां लेके आओगे बच्चे तो ऐसा ही दिखेगा, इसको जब इधर ले जाओगे तो ऐसा दिखेगा। अब इस सिग्नल का f ऑफ टी का माइनस f ऑफ टी करो। नाउ ड्रॉ द माइनस f ऑफ टी, एम्पलीट्यूड इन्वर्जन। सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड इन्वर्जन करो। एम्पलीट्यूड इन्वर्जन करना मतलब नीचे जो भी है x, देखो टाइम इन्वर्जन मतलब बाई एक्सिस के अक्रॉस आप उलट फेर कर रहे हो, बाई एक्सिस का इसका पार्ट इधर, इसका पार्ट इधर, दिस इज द टाइम इन्वर्जन। एम्पलीट्यूड इन्वर्जन मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे जो है उसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, रटने वाली बात। एम्पलीट्यूड कहां है, एम्पलीट्यूड यहां है, इसमें इन्वर्जन करना है, मतलब एक्स एक्सिस जो आप आज ये अपना ध्यान से सुने, इधर बिल्कुल ध्यान से सुने, एक्स एक्सिस में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, दैट इज द एम्पलीट्यूड इन्वर्जन। और यहां टाइम इन्वर्जन मतलब ये बाई एक्सिस, इसका इधर, इसका इधर, तो इसका आपका f ऑफ टी है, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, इसमें मैं माइनस f ऑफ टी कर रहा हूं, इस ओरिजिनल सिग्नल में माइनस f ऑफ टी कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, ओरिजिनल सिग्नल को ध्यान से देखें, इस ओरिजिनल सिग्नल में माइनस f ऑफ टी कर रहा हूं। ये जो ऊपर बना है उसको नीचे बनाऊंगा, नीचे वाले को ऊपर बनाऊंगा, तो देखो इसको नीचे, देखो इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब इसको ध्यान से देखो आप, इसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो मैंने f ऑफ टी को माइनस f ऑफ टी बना दिया और ये कर दिया। अब जरा आप ध्यान से, दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल, दिस इज द सिग्नल नंबर 1 और दिस इज सिग्नल नंबर 2। अब जरा सिग्नल 1 और 2 को देखो, क्या ये एक जैसे सिग्नल हैं? अगर आप सिग्नल 1 और 2 को देखोगे तो बिल्कुल एक जैसे सिग्नल हैं। सिग्नल 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज सिग्नल नंबर 1 जो कि आपने टाइम इन्वर्जन से निकाला है, दिस इज सिग्नल नंबर 2 जो कि आपने एम्पलीट्यूड इन्वर्जन किया है ओरिजिनल सिग्नल का। और जब आप इन दोनों सिग्नल को देखोगे एग्जैक्टली बराबर हैं। देखो आपके सामने बना हुआ है, मेरा क्या पूछ रहे हो आप, इसको ध्यान से देखो। सिग्नल 1 और सिग्नल 2 सिमिलर है, ए है
टाइम में इन्वर्जन, ए है एम्पलीट्यूड में इन्वर्जन। तो दोनों सिग्नल बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2 आर सिमिलर। सिग्नल 1 इक्वल टू सिग्नल 2। सिग्नल 1 क्या है, टाइम में इन्वर्जन, सिग्नल 2 क्या है, एम्पलीट्यूड में इन्वर्जन, और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ऑड सिमेट्रिक हैं। वैसे इतना लंबा चौड़ा रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ऑड सिमेट्री के लिए कुछ नहीं करना है। ऑड सिमेट्री के लिए यहां जो है वो यहां होना चाहिए, यहां जो है वो यहां होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, आप जो इसको यहां लेके आएंगे, इसका और इसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो ऑड सिमेट्रिक सिग्नल, और वैसे भी पता है ये साइनोसोडल सिग्नल है। ये जो मैंने आपको बताया है एक साइनोसोडल सिग्नल है, और इस साइनोसोडल सिग्नल में आपको पता है साइनोसोडल सिग्नल ऑड सिमेट्रिक होता है। जैसे कॉस सिग्नल इवन सिमेट्रिक होता है, साइन सिग्नल ऑड सिमेट्रिक होता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ए हमारा टाइम में इन्वर्जन है, ए ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड इन्वर्जन है, और इन दोनों को देखो तो बराबर दिख रहा है। अब इस सिग्नल के लिए, इस ओरिजिनल सिग्नल के लिए जब आप फोरियर सीरीज निकालेंगे तो आप पाएंगे इसके लिए केवल और केवल, जिस ओरिजिनल सिग्नल के लिए आप देखोगे ए एन की वैल्यू 0 होगी, ए 0 की वैल्यू 0 होगी, केवल वी एन मिलेगा, बी एन विल बी एग्जिस्ट, केवल B1 मिलेगा। ठीक है क्या, केवल BN मिलेगा। चले, तो मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जो मैंने बोला है कि आपको तीनों पैरामीटर निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ कोएफिशिएंट आप हटा भी सकते हो जैसे हिसाब से आएगा। ठीक है क्या? अब हम बात करते हैं, देखो स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल। देखो जैसे आपका, देखो ध्यान से सुनो, जब आपने सिग्नल का फोरियर सीरीज निकाला तो उसमें आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। सुनना, हेडिंग डाली मैंने है स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चे, स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल। स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल की बात है, मतलब मैंने क्या बोला कि आप जब सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप सिग्नल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी सिग्नल का जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाते हो तो उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, इट इज द प्लॉट बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एक होता है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, आप देखोगे एक होता है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मींस इट इज अ प्लॉट बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एन ओमेगा 0। ठीक है, मतलब आपका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, यहां पर आपका आएगा मैग्नीट्यूड और इस एक्स एक्सिस पे आएगा एन ओमेगा 0। तो एन क्या है, एन मैंने बताया था हार्मोनिक्स। एन मतलब एन की वैल्यू 1 2 3, तो आपको हार्मोनिक्स मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या है, जब आपका प्लॉट हो, जब आपका ग्राफ हो, किसके बीच में ग्राफ हो, मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। ऐसे ही फेज स्पेक्ट्रम आएगा, इट इज अ प्लॉट बिटवीन द फेज एंड फ्रीक्वेंसी। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम का, इट इज अ प्लॉट बिटवीन फेज एंड फ्रीक्वेंसी।
इट इज द प्लॉट, दिस इज द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। और हम अगली बात करेंगे फेज स्पेक्ट्रम की, फेज स्पेक्ट्रम की। दूसरा आप देखोगे फेज स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम। फेज स्पेक्ट्रम क्या है? फेज स्पेक्ट्रम तो क्या लिखूंगा? इट इज अ प्लॉट, इट इज अ प्लॉट बिटवीन फेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। किसी सिग्नल के फेज एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो प्लॉट होता है, मतलब यहां पर आपका फेज आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी एन ओमेगा 0। सर आपने ये क्यों बताया मुझे? अभी मैं आपको आगे चल के जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें सिग्नल का मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम की बात करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसलिए हमने बात की है कि फेज स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्लियर है? अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फोरियर सीरीज पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलिए टाइम देखो करा, कितना टाइम हो गया? ओके, काफी टाइम हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस इसके लंबे होते हैं थोड़े से। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसको कम से कम 10 से 15 मिनट जाएगा, और पहली बार कर रहे हैं तो 20 मिनट भी जा सकते हैं, पर 10-15 मिनट मिनिमम मान के चलें। इसलिए हम इसको अगले क्लास में करेंगे। तो बच्चे, ये हमारी पहली क्लास हो गई यूनिट 3 की। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बच्चे, अगर आपको इस यूनिट 3 और यूनिट 4 स्पेशली मैं बात कर रहा हूं थर्ड और फोर्थ यूनिट की, ये थोड़ी सी अलग यूनिट है। ये यूनिट नेटवर्क की नहीं है, ये यूनिट तो सिग्नल की है, पर आपके सिलेबस में नेटवर्क में डली है, तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, थोड़ी बहुत ये नेटवर्क से रिलेटेड है ना, बट ये यूनिट्स प्योरली सिग्नल है। और थोड़ा बहुत मैं इसे इम्प्योर पार्ट बोलूंगा मैथमेटिक्स का, पर नेटवर्क का तो बहुत कम है, पर दिया है तो क्या बोले। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको कि ये थोड़ी सी टफ है, इस पर थोड़ा आपका अलग से अटेंशन की जरूरत है। ये टफ क्यों है? क्योंकि मैं आपको नेटवर्क पढ़ा रहा हूं। सुनना जरा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये यूनिट थर्ड और फोर्थ टफ क्यों है? टफ इसलिए है बच्चे, क्योंकि मैंने आपको सिग्नल जीरो से नहीं पढ़ाया है। नेटवर्क आप देखोगे आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि नेटवर्क मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं। नेटवर्क में आपको, जैसे बच्चों को पढ़ाते ना डंडे, जब बच्चे काउंट करो ये क्या है, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, बच्चों को क्या सिखाते हैं अपन, ABCD। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से मैंने नेटवर्क आपको पढ़ाया है, इसलिए नेटवर्क आपको सरल लगेगा, ये सिग्नल आपको कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिग्नल को आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ाया है। सिग्नल अगर बेसिक पढ़ाने बैठूंगा तो पहले 2 बेसिक यूनिट मुझे सिग्नल की पढ़ानी पड़ेंगी, जिसमें कि अपने आप में 10, 15, 20 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, फिर ये यूनिट आपको बड़ी आसान लगती। बेसिक चीजें देख रहे हो आप, ये एम्पलीट्यूड इन्वर्जन, सिग्नल में एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिग्नल में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब क्या होता है। हालांकि बहुत से बच्चों को पता है, पर बहुत सारी बेसिक चीजें बताना चाहिए आपको। ठीक है, पर जितनी बेसिक चीजें जरूरी हैं उतनी मैं साथ साथ कवर कर रहा हूं। थोड़ा आपको मेहनत और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको मेहनत क्या एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, आपको वीडियो एक बार और देखना पड़ेगा। ये हो सकता है, पर्टिकुलर इन 2 यूनिट की बात बोल रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये यूनिट बढ़िया तरीके से समझ में आए, इवन आप इनका बेसिक नहीं जानते हो तो भी। और मैं आपको बोल दूं, सिग्नल में बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो आप ये इस चक्कर में मत रहना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर को ही नहीं आता हो, शायद सर को ठीक ठाक आता है। पिछले 14 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, 13-14 साल हो गए हैं, है ना। मैंने आपको बताया था आई एम टीचिंग सिंस 2009, है ना। मैं 2009 से लगभग पढ़ा रहा हूं, तो आप देख लो लगभग कितना टाइम हो गया। ठीक है, 2009 से 2000 ऑलमोस्ट 12, 3 to 4 ईयर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट लेक्चरर या प्रोफेसर, जो आप बोले असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया हुआ है। फिर आफ्टर 2012 के बाद फिर मैंने पूरे तरीके से गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और अपने JEE इनमें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ठीक ठाक नॉलेज है सर को, आप उसमें परेशान मत होना।
बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिग्नल की यूनिट उठा के यहां पर रख दी है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल बेसिक से सिग्नल नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क का बेसिक मैंने पढ़ाया है और वो यूनिट भी उसी की है। अब इस सिग्नल का बेसिक आपको पढ़ाने के लिए मुझे अलग से टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 15-20 घंटे, तो उतनी जरूरत नहीं है। जितना जितना बेसिक जहां लग रहा है मैं बताता जा रहा हूं। देखो आपको मैंने, देखो यहां आपको बताया कि नहीं बताया, यहां आपको इवन सिमेट्री ऑड सिमेट्री बताई, यहां आपको टाइम में इन्वर्जन बताया, एम्पलीट्यूड में इन्वर्जन बताया, यही बेसिक है सिग्नल का। तो जितना जितना बेसिक लगता जा रहा है मैं उतना उतना वहां पर बताता जाऊंगा। अभी मैं टाइम शिफ्टिंग बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बताऊंगा, सिग्नल आपका शिफ्ट होता है टाइम में, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ये भी बताऊंगा। ठीक है क्या? चलिए बच्चे, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें कि हम फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज पढ़ने के बाद एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में उस पे उसके फॉर्मूले और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है क्या? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।